विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। जहां से हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था उससे आगे हम इस मैटर को लेते हैं। एग्जाम्पल था उस समय मैंने लास्ट में बताया था आपको 1,3-ब्यूटाडाइन, जो सामने आपकी स्क्रीन पर है, कि 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इनमें से जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होता है उसको X1 से डिनोट किया गया है। इसको लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LOMO कहते हैं। दूसरा X2 से इसको डिनोट किया गया है, ये उससे कुछ अधिक ऊर्जा पर होता है और इसको हम कहते हैं HOMO। कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें मौजूद, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे X1 में और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे X2 में और स्पिन पेयर्ड होंगे। उसके बाद में ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल लगाते हैं। ये ऊपर 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, X3 और X4, जिसमें X3 की एनर्जी नीचे है, X4 की सबसे ऊपर है। अब देखिए X3 जो है हमारा, ये सामने दिख रहा है X3, ये LUMO है, और ये जो हमारा X4 है ये HUMO यानी हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन होता है वो इस X2 से X3 में होता है इस तरह से, और एनर्जी बढ़ते क्रम में देखिएगा, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी X1 इज लेस देन X2 इज लेस देन X3 इज लेस देन X4। तो इस क्रम में इनकी एनर्जीज होती है। अब यदि हम इसमें पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं और एथिलीन से कंपेयर करते हैं, तो आप पाएंगे कि एथिलीन में 165 nm यानी फार यूवी में, फार यूवी बोले तो आप ये कह सकते हैं कि वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन प्रदर्शित होता है एथिलीन का, और वही ये 217 nm पर 1,3-ब्यूटाडाइन का होता है जो यूवी जोन के अंदर है। अब आप इस कॉन्जुगेशन को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन होगा वैसे वैसे आपका जो एनर्जी गैप है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए वो घटता जाएगा, एनर्जी गैप घटेगा, और एनर्जी गैप घटेगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वेवलेंथ बढ़ेगी, तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और हमारा एनर्जी गैप जो है एक्साइटेशन के लिए यानी HOMO और LUMO के बीच का जो गैप है वो घटता जाएगा। ये इस टेबल में देखिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS और CH3 N की वैल्यू आप देखिए 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 6 रखेंगे, 9 रखेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो NM यानी लैम्डा भी देखिए आप बढ़ता जा रहा, 227 263 352 और 413, तो ये गैप बढ़ने लगता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यूवी या विजिबल जोन में एब्जॉर्प्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर में पार्ट जो है वो जिम्मेदार होता है, उसको हम कहते हैं, उस जिम्मेदार पार्ट को क्रोमोफोर कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसी की वजह से वो यूवी और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वही फोटोकेमिस्ट्री को उत्पन्न करने का मुख्य कारक है। अब यदि हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं और उस सब्स्टिट्यूएंट के लगने से जो हमारा एब्जॉर्प्शन सिग्नल है, तो देखिए सबसे नीचे यहाँ दिया गया, ये एब्जॉर्प्शन सिग्नल सबसे नीचे दे रखा है, तो इसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, यानी वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरफ बढ़ती है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है इस तरफ, यानी कोई ग्रुप जो किसी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ जुड़कर उसके वेवलेंथ को घटा देता है, यानी एनर्जी गैप जो होता है उसको बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट।
या इसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं और इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि हम किधर जा रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं। विबग्योर बेनिया हाफिनाला उसको आप देखते हैं तो लाल जो होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और बैंगनी जो होता है वो कम वेवलेंथ पे होता है, सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी की, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। इस कारण से जो हायर वेवलेंथ की तरफ बढ़ता है उसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और लो वेवलेंथ की तरफ जो बढ़ता है उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब जनरली C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, PH, NO2 ये ऐसे ग्रुप हैं जो क्रोमोफोर कहलाते हैं, यानी इसी की वजह से रंग धारण करता है यौगिक कंपाउंड। रंग धारण करने का मतलब होता है कि वो यूवी या विजिबल में एक्साइटेशन करता है इन ग्रुप्स की वजह से, और इन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्रोमोफोर। अब इन ग्रुप्स के साथ में, और जनरली ये यूवी जोन में एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं, विजिबल क्षेत्र में नहीं जाते हैं। अब इनके साथ में कुछ ग्रुप ऐसे जोड़ देते हैं जैसे कि हम उनको ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ दिया है कि हम C डबल बॉन्ड C यानी कोई एल्किल ग्रुप जोड़ लें, एल्काइनिल ग्रुप जोड़ दें, C ट्रिपल बॉन्ड C, और क्लोरीन एटम जोड़ दें या OH जोड़ दें, तो ये ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, Cl, OH, NH2, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इनको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स। इनकी खासियत क्या है, दोनों में से हम ये ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्रोमोफोर ग्रुप जो होता है वो खुद रंग धारण करने वाला होता है, यानी मेजर ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए यूवी विजिबल में, और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो होता है उस क्रोमोफोरिक ग्रुप की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है, यानी उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम्स। और कई बार ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं वो उसके क्रोमोफोरिक ग्रुप के बिहेवियर को उलट भी देता है। कुछ ऑक्सोक्रोम्स ऐसे होते हैं जो लॉन्गर वेवलेंथ के बजाय क्रोमोफोरिक ग्रुप को लोअर वेवलेंथ की तरफ यानी ब्लू शिफ्ट की तरफ भी ले आता है। और अनेक बार क्या है कि क्रोमोफोर के बीच में अंतर पता करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे यहाँ दिया एग्जांपल फेनिल C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5, ये कंपाउंड जो है देखिए आप इसको, ये कंपाउंड PHCOMe यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें PH और C डबल बॉन्ड O में से कौन क्रोमोफोर है, क्योंकि PH ग्रुप भी आप समझते हो कि एरोमेटिक रिंग है, तो उसके अंदर ज़बरदस्त कॉन्जुगेशन है, 3 पाई बॉन्ड है जो कॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो उसके HOM और LUMO के बीच में बहुत कम गैप हो जाता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। अब यहाँ पर देखिए आप इन शिफ्ट्स को बताया गया है। बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के अलावा हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक 2 शिफ्ट और होती है। ये शिफ्ट्स केवल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है तो उसको हम हाइपरक्रोमिक कहते हैं, और जो घटा देता है उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक। जनरली जो सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन जिस मॉलिक्यूल में होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस जिस मॉलिक्यूल में होते हैं वो हमेशा ही हाइपरक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा, और जिनमें ऐसा नहीं होता है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी शो कर सकते हैं। और जनरली ये ट्रेंड ऐसे होता है कि अगर कोई
पर क्रोमिक शो करेगा तो बेथोक्रोमिक भी होगा। तो आप यूँ खींच सकते हैं इस लाइन को इस तरीके से कि बेथोक्रोमिक के साथ हाइपरक्रोमिक होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका वेवलेंथ वहीं की वहीं है और सीधा वर्टिकल इस तरह से एब्जॉर्प्शन अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। ये संभावनाएं बहुत कम होती है, प्रैक्टिस की बात है। सिद्धांत में हम ये कहते हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिस आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सबको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बेथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक साथ में चलता है। इस टेबल में देखिएगा आप कि लेमडा मैक्स और ईटा मैक्स इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और लेमडा मैक्स तो आप समझते हैं वेवलेंथ को शो करेगा। तो अलग अलग कंपाउंड्स के प्राइमरी बैंड और सेकेंडरी बैंड बताए गए हैं कुछ के, और उनमें किस प्रकार से लेमडा मैक्स ईटा मैक्स इफेक्टेड करता है, तो उसको देखने के लिए देखो फेनिल बेंजीन में यहाँ आप देखिएगा कि लेमडा मैक्स का मान 203.5 nm है, ईटा मैक्स 7400 है प्राइमरी बैंड के लिए। और सेकेंडरी बैंड की बात करते हैं तो देखिए 254, तो इसकी लेमडा मैक्स से बढ़ जाती है, लेकिन ईटा मैक्स का मान बहुत कम है। यहाँ पर वही चीज़ आपको ध्यान रखनी, देखिए 7400 ईटा मैक्स है और यहाँ कितनी 204 ईटा मैक्स है। आप इन चीज़ों को पढ़ाए हैं, आपको पता है कि सिमेट्रिकली अलाउड होगा तो इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी, और सिमेट्रिकली फॉरबिडन होगा वहाँ पर इंटेंसिटी का मान कम होगा। ये जनरल लॉजिक है। ऐसे आप देखिए बेंजीन की बात करें हम, तो इसके लिए लेमडा मैक्स 209.5 है और 7400 इसका ईटा मैक्स है। सेकेंडरी बैंड में इसका भी लगभग वही है जो उसमें बेंजीन में होता है। फिनोल में देखिएगा आप 210.5 है, 6200 है, 270 और 1450 है। यानी क्लोरोबेंजीन की तुलना में फिनोल जो होता है वो उसका सेकेंडरी बैंड भी सिमेट्रिकली अलाउड है, ज़्यादा अलाउड है। किससे? क्लोरोबेंजीन से फिनोल। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं इन चीज़ों में, और इनके बैंड्स वगैरह देख सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा ईटा मैक्स आ रही वो फिजिबल है, और जहाँ ईटा मैक्स का मान कम हो रहा है वो कम फिजिबल है। इस तरह की ट्रांजिशन कम फिजिबल है। अब देखिए आप इसमें कि एग्जॉस्टेड स्टेट क्या होती है। आप देखिएगा कि कभी घर में आपका किसी से झगड़ा होता है, भाई से, बहन से, माँ से, पिता से, अंकल से, आंटी से, किसी से भी घर में मेंबर जो है नोक झोंक टाइप का होता है, कोई भी आपको इरिटेट कर देता है, और उस समय आप ड्रेसिंग टेबल के सामने हो तो अपने फेस को आप ध्यान से देखना। सोचिए आप कभी ऐसा देखा होगा निश्चित ही। आपको वहाँ लगता है कि जैसे आपका चेहरा नॉर्मल नहीं है, जैसे कई बार लगता है कि आप वो है ही नहीं जो दर्पण में दिख रहे हैं, क्योंकि आप गुस्से में हैं उस समय, क्योंकि आप एग्जाइटेड हैं। अब आपके उस पोज़ को वहाँ से क्लिक किया जाए और आपके नॉर्मल पोज़ को क्लिक किया जाए, या आप फ़ोटो शूट कर रहे हैं, उस समय बड़े ही अदा के साथ आप खड़े हैं तो उसको फ़ोटो शूट किया जाए। आप तीनों को आप कंपेयर करिएगा। सबसे खूबसूरत कौन आता है? जो आपने प्रिपेयर होकर फ़ोटो शूट करवाया है, वो सबसे सुंदर फ़ोटो आपका लगेगा, क्योंकि उसमें आप पूरे कैमरे का एक वो सेंस आपके आंखों में होता है, फेस पर होता है। दूसरा, आप नॉर्मल खींचा हुआ फ़ोटो उससे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, लेकिन वो भी होगा। और भी कम कौन सा अच्छा लगेगा आपको? सबसे कम बुरा लगेगा जिसमें आप गुस्से में हो। अब तीनों के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा आपका ये फ़ोटो तो बिल्कुल बेकार है, कोई आपसे कमेंट करता, कोई भी आपका मित्र है, कोई ग्रुप में है, कोई परिवार में, कोई दोस्त, कुछ जो भी XYZ, वो बताइए आपका फ़ोटो अच्छा नहीं है, तो आप उस समय उसका क्लैरिफिकेशन देंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं ये मैं गुस्से में था जब का खींचा हुआ फ़ोटो है, इसलिए मेरा तुम्हारा चेहरा, और इसलिए सही से मेरी जो एक्सप्रेशन चेहरे पर अजीब से आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा हूबहू मॉलिक्यूल्स में होता है। जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो बिल्कुल फ़ोटो शूट करवाने के जैसे फ़ोटो की तरह होता है। फिर वो नॉर्मल स्टेट में होता है जब कभी उसको फ़ोटो शूट करने जैसी स्थिति नहीं है और अचानक ही फ़ोटो खींच लेता है, लेकिन वो नॉर्मल रेस्ट अवस्था में है, तो वो उसकी थोड़ी सी एग्जैजेट अवस्था कहलाएगी। और बिल्कुल कुरूप हो रहा मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया, हाई एनर्जी दे दी उसको, और HOMO से LUMO में पहुँच गया, तो वो क्या बन गया? एक्साइटेड मॉलिक्यूल हो गया। तीनों शक्लें जिस प्रकार भिन्न भिन्न आपने देखी है या सोची है,
बिल्कुल ऐसा ही मॉलिक्यूल्स के मामले में होता है कि जब उनको आप ग्राउंड स्टेट में रखते हैं तो उनका अलग रूप होता है, थोड़ा नॉर्मल स्टेट में रखते हैं तो थोड़ा एक्साइटेड कहलाएंगे, वो अलग रूप में होगा, और बिल्कुल ही अपर आप एक्साइटेड कर देते तो वो अलग रूप हो जाता है उनका, उनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। आप जैसे मिथेन मॉलिक्यूल है या क्लोरोमिथेन है, आप कल्पना करते हैं कि पिरामिडल शेप में होगा थोड़ा सा, और 109 के आसपास उसके कोण होते हैं, थोड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको एक्साइट कर देते हैं तो आप एक स्थिति ऐसी महसूस कर सकते हैं जहाँ उन दो बॉन्ड के बीच में 180 का कोण हो जाएगा। अब आप देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 180 कोण हो गया, तो ये संभव नहीं है। तो इस कारण से आप बिल्कुल इसको चीज़ को आश्वस्त रखिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा कि ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है उसकी और एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। आप उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उन सब को बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो चेंज मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आपको अभी पीछे हमने देखा था कि इन सिंगलेट और ट्रिपलेट दो एक्साइटेड स्टेट्स को बताया गया था, वो दोनों एक्साइटेड स्टेट भी समान नहीं होती है ना। और अगर आपने कार्बीन के बारे में फर्स्ट में आपने पढ़ा था, कार्बीन के दो स्ट्रक्चर पढ़े थे जो परस्पर 90 डिग्री पे थे, दो जगह, एक जगह तो, और एक के मामले में जहाँ ट्रिपलेट स्टेट थी वहाँ पे वो बिल्कुल 180 के कोण पे आ गए थे। कार्बीन वो कही है CS2, एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टिव स्पीसीज कार्बीन। तो जो वहाँ स्थिति है वैसी इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी। तो लोवेस्ट जो हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है उसको हम कहते हैं सिंगलेट में होता है एक्साइटेशन। ये बात मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एक्साइटेशन हमेशा ही सिंगलेट के रूप में होगा। ट्रिपलेट स्टेट में ग्राउंड स्टेट से कभी भी एक्साइटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न मैंने बताया था, सिमेट्रिक रीजन्स हैं। देखिए, सममिति कारणों से ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बदलता है दोनों स्टेट में और फिजिबल नहीं है। कभी भी आप, जैसे आपको इस कान पे कहीं कुचरना है तो आप इधर से हाथ ले जाएंगे, आप यूँ नहीं ले जाएंगे, इस हाथ को नहीं लाओगे इधर, ऐसे लाना फिजिबल नहीं है। और न ही इस हाथ को इधर ले जाना फिजिबल है। जो जिसका हाथ है उस तरफ वो जो अप्रोच ज़्यादा अच्छी है वो काम होता है। इसलिए आप समझिए अप्रोच के हिसाब से कि सिंगलेट टू सिंगलेट एक्साइटेशन होता है और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेशन होता है। अब क्या होता है कि सिंगलेट में पहली जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसको S1 कहते हैं, दूसरी को S2, तीसरी को S3, चौथी को S4, ऐसे। तो S1, S2, S3, S4। अब हम बात करें इधर ट्रिपलेट में तो T1, T2, T3, T4, लेकिन S0 होता है ग्राउंड स्टेट, T0 कभी नहीं होता। ग्राउंड स्टेट में कभी भी ट्रिपलेट स्टेट नहीं होती है। थैंक यू, आज इतना ही।